आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 6। ये जो टेस्ट है वो बीपीएससी 69 प्रीलिम्स जो 2023 में होने वाला है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे टोटल हम 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं और यहाँ पे देखिए जो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, हम सिर्फ सही आंसर को ही नहीं जानेंगे, बाकी अन्य जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इस प्रकार ये वीडियो जो होगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, पूछ रहा है ये स्टेटमेंट 1946 में किसने कहा था। तो ये जो कथन है वो किसने कहा था, तो ये जो कथन है वो सरदार पटेल का है। सही जवाब बी हो जाएगा, सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल ने ये स्टेटमेंट कब दिया था, जब मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। उसी के समय जो है दंगे शुरू हो गए थे, तो उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था। ये जो नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ था, ये हुआ था सारण में, पूर्णिया में, तिरहुत में और एक और जिला है वो है हाजीपुर। ये भी ध्यान रखिएगा, हाजीपुर। तो यहाँ पे हुआ था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो विद्रोह हुआ था वो 1700 से लेके 1800 के बीच हुआ था। इसका मुख्य कारण था सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलता था, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। तो ये जो विद्रोह संबंधित था ये सोरा उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस का 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इस जो अधिवेशन था इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, यहाँ पे बंग भंग की निंदा की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बंग भंग, ये जो बंग भंग आंदोलन हुआ था ये 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध स्वरूप ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो जो बंग भंग आंदोलन है इसकी जो है वो निंदा की गई थी और यहीं पर जो है वो गोखले को विपक्ष के नेता की जो है उपाधि दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, गोखले को जो है वो विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। ये जो प्रस्ताव पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने वो 31 दिसंबर 1929 को पढ़ा था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। इस समय क्या हुआ था कि इन्होंने जो है रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था और इसी समय इन्होंने ये घोषणा किया था कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाई जाएगी। तो देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 दिवस को मनाते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी है वो हम इसी जो डेट ने जो नेहरू जी ने पहले ही फिक्स कर दिया था, इसी डेट की वजह से हम 26 जनवरी को जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था। तो देखिए जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था इसका संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आया था आपका 1942 में, डेट भी पूछ लेता है तो आप रखिएगा, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। इसी समय ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। इसके तहत क्या हुआ था, जो भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ये मजमून शाह और जो चिराग अली है इन्होंने फकीर विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान किया था। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, फकीर विद्रोह। देखिए फकीर विद्रोह जो है वो 1776-77 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1776-77 में हुआ था और ये घुमक्कड़ जो मुस्लिम फकीर थे उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसका देखिए मुख्य कारण जो था वो जमींदार एवं कृषकों में अत्यधिक लगान की वसूली था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी जमींदारों द्वारा जो अत्यधिक लगान वसूली जाती थी उसी के विरोध स्वरूप ये आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? देखिए जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अब इसका डेट याद रखिएगा। इस समय जो ट्रेन जा रही थी लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में, इन्होंने डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था और इसी को जो है काकोरी कांड कहा गया है। इसमें जो फांसी हुई थी वो राजेंद्र लाहिड़ी को हुई थी, रोशन सिंह को हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी, अशफाक उल्ला खां को हुई थी। टोटल 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो ऑप्शन में जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां है। सही जवाब सी हो जाएगा। इनके अलावा भी जो है उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह है। अभी सरकार ने क्या किया है, जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसका नाम चेंज करके उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो देखिए एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। वो चौथा सदस्य कौन था उसका भी पहले आप नाम जान लीजिए। तो चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले। आप ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले था वो 4th सदस्य के रूप में विधि सदस्य में शामिल किया गया था। और ये जो चार्टर एक्ट था वो 1833 का चार्टर एक्ट था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें देखिए जो विधि सदस्य था ना, उसको केवल परिषद की बैठकों का ही अधिकार था, वो मतदान नहीं कर सकता था, केवल बैठकों में ही भाग ले सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये जो प्रारूप है इसको लिखने का जो कार्य सौंपा गया था वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। सही जवाब बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और देखिए जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। उस समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था। सही जवाब बी हो जाएगा, मीर जाफर। मीर कासिम को हटा करके उन्होंने मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाते हैं। उसी समय क्या होता है, ये जो मीर कासिम होता है, ये मीर कासिम अवध के नवाब और जो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों लोगों का एक त्रिगुट होता है और बक्सर के युद्ध में इनका युद्ध होता है 1764 में बक्सर के युद्ध में, जिसमें जो है ये जो त्रिगुट होता है ये हार जाता है और अंग्रेजों की यहाँ पे जीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? देखिए ये क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल ये दोनों से जो वार्ता किया था वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो अबुल कलाम आजाद थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। उस समय जो है अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये जो आपका क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया था, लेकिन जो आपका वेवल प्लान है ये 1945 में आया था। और जो अबुल कलाम आजाद हैं इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वाधिक दिनों तक जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अध्यक्षता इन्होंने किया था 1940 से लेके 1946 तक। तो इस दौरान ये दोनों ही प्रस्ताव इनके ही समय में आए थे, इसलिए इन्होंने जो है वो इनसे वार्ता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? कि जो पूना समझौता है ये 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था, 24 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन में ना देने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो पूना समझौता हुआ था ये भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था, उसी के समय इसको जो है साइन किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पुणे के यरौदा जेल में हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी की तरफ से जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा साइन किया गया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो साइन किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये देखिए जो मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। और बाबर की ही आत्मकथा है तुजू के बाबरी। ये तुजू के बाबरी जो है वो चगताई तुर्क में लिखी गई है। ये चगताई तुर्क में लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये जो बाबर की आत्मकथा है तुजू के बाबरी, इसका जो है फारसी में अनुवाद, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर का जो शासक था बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। इस प्रकार सही जवाब ए हो जाएगा, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य थी उसका स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने 12 मासा की रचना की है? तो ये जो 12 मासा की रचना किया है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। सही जवाब ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो 12 मासा है ये पद्मावत का ही एक भाग है। ये जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसी का ही एक भाग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी किस कार्य के लिए संबंधित था? तो जो मुगल प्रशासन में मुहतसिब अधिकारी होता था वो लोक आचरण अधिकारी होता था। सही जवाब सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। ये जो नियुक्ति की गई थी ये औरंगजेब के समय की गई थी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये औरंगजेब के समय की गई थी। औरंगजेब के समय क्या हुआ था कि जो जनता थी उसके नैतिक आचरण की देखभाल करने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये देख रेख करता था कि जो भी कार्य हो रहा है वो शरीयत के प्रतिकूल तो नहीं हो रहा है। अगर शरीयत के प्रतिकूल हो रहा है तो उसके लिए जो है दंड दिए जाएंगे। अर्थात ये जो मतलब मेन उद्देश्य इसका था कि जनता को जो है वो शरीयत के अनुरूप बनाना, जिससे कोई दुराचार ना फैलने पाए समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था? तो जहांगीर काल के चित्रकारों की बात करना है, बताना है कौन उसमें शामिल नहीं था। देखिए जो अब्दुस समद था, अब्दुस समद, ये जो है वो जहांगीर के समय का नहीं था बल्कि ये हुमायूं के समय का था। ये हुमायूं के समय का था और अब्दुस समद ने ही हुमायूं के समय जो है चित्रकला की नींव रखी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो चित्रकला की नींव है वो अब्दुस समद ने हुमायूं के समय ही रखी थी। बाकी जो ये अब्बुल हसन है, फर्रुख बेग है, इसके अलावा जो है वो उस्ताद मंसूर हैं, बिशन दास हैं, अकारिजा हैं, मोहम्मद नादिर हैं, मनोहर है, माधव हैं, गोवर्धन है, इत्यादि जो थे ये सभी जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? फांसी पर जो चढ़ा दिया गया था वो गुरु अर्जुन देव को चढ़ा दिया गया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ाने का कारण क्या था? जो उस समय जहांगीर का पुत्र था खुसरो, इसका पुत्र था खुसरो। खुसरो जो है ये 1606 में इसने जो है वो बगावत कर दिया था, विद्रोह कर दिया था जहांगीर से। और उस दौरान जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था और धन से भी उसकी सहायता किया था। इसी से जो है 1606 ईस्वी में ही जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इस षड्यंत्र का दोषी पाता है और उसको जो है मृत्युदंड दे देता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था और वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने, जो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चोलों के अधीन प्रशासन का वर्णन चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो जो चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन का वर्णन मिलता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। सही जवाब सी हो जाएगा, उत्तर मेरूर अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो जो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था वो भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। और ये जो भीतरी स्तंभ लेख पाया जाता है ये यूपी के गाजीपुर में पाया जाता है, ये यूपी के गाजीपुर में पाया जाता है। और जो हूणों का जो भारत पे पहला आक्रमण हुआ था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था, जिसमें जो है स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरीके से हूणों को हराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण आर्थिक संकट अर्थात जो है अर्थव्यवस्था से उत्पन्न संकट को बताया है? तो जो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था उसका मुख्य कारण जो आर्थिक संकट, इसको बताने वाले थे डीडी कौशाम्बी। तो सही जवाब बी हो जाएगा, डीडी कौशाम्बी ने बताया था।
जो रोमिला थापर है, रोमिला थापर ने इसका जो मुख्य कारण बताया था, उन्होंने बताया था कि केंद्रीय प्रशासन और जो अधिकारी तंत्र था उनका अशिक्षित होना। जो भी इनका जो भी था केंद्रीय प्रशासन और जो अधिकारी तंत्र थे, इसमें जो है इनको प्रशिक्षण का अभाव था। और डीएन झा ने जो है इसका कारण बताया था कमजोर उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो जो बौद्ध धर्म जो है वो दो गुटों में बढ़ जाता है, एक हीनयान होता है और एक महायान होता है। ये जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था फोर्थ बौद्ध संगीति में। ये फोर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, ये हुआ था प्रथम एडी में हुआ था, और इसका जो स्थान था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में था, वहां पे हुआ था। और उसमें जो शासक था वो कनिष्क था, ये भी ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासन में हुआ था। और उस समय जिन्होंने अध्यक्षता किया था वो वसुमित्र थे, उसकी अध्यक्षता किए थे। इसी समय जो है ये दो गुटों में बढ़ जाता है, हीन और महायान में। तो ऑप्शन में जो है वो फोर्थ बौद्ध संगीति ना होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था? तो जो बौद्ध विहार की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था, वो किया था इन्होंने एक से अधिक, क्योंकि इन्होंने जो है विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुरा बौद्ध विहार, इन दोनों की जो स्थापना किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो धर्मपाल था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने बहुत ही जो है बौद्ध मठ और विहार बनवाए थे। ये जो विक्रमशिला बौद्ध विहार है ये है भागलपुर में, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर में है जो है बिहार में। और जो सोमपुरा है ये वर्तमान में बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश में है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। गुप्त काल में सामान्य भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो जो गुप्त काल में सामान्य भूमि राजस्व दर थी वो उपज का 6ठा भाग थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। उपज का जो है 1/6 यानी 6वां भाग लिया जाता था, और इसको जो है उस समय जो कर था उसको भाग कहा जाता था, आप ये भी ध्यान रखिएगा, उसको भाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह थी? तो जो आदिवराह की उपाधि लिया था वो मिहिर भोज ने लिया था। सही जवाब सी हो जाएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो था वो गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, और ये जो है वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और इसी ने जो है वो आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण किया था, आदिवराह और प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस एक राजवंश का शासक था? देखिए जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, उस समय जो उत्तर भारत पे शासन कर रहे थे वो नंद कर रहे थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नंदों में जो अंतिम शासक था धनानंद, ये जो धनानंद था, धनानंद के समय ही जो है वो आक्रमण हुआ था, ये सिकंदर का समकालीन माना जाता है। और जो यूनानी लेखक हैं वो धनानंद को अग्रमीश कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको अग्रमीश कहते हैं जो यूनानी लेखक हैं। और जो धनानंद का सेनापति था भद्रसाल, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, उस समय इसका जो सेनापति था वो था भद्रसाल, भद्रसाल इसका जो है सेनापति था। और इसी के समय क्या होता है, इसी का जो फायदा होता है वो उठाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और नंदों को खत्म करके और अपना मौर्य वंश की जो है वो स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो जो पहली बार एक भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो चुनी गई थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ये ध्यान रखिएगा, वो कानपुर अधिवेशन हुआ था, और जो चुना गया था जिसको वो थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर पूछता कि पहली महिला अध्यक्ष कब चुनी गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है
ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो वो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उस समय थी सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? ये जो हर्षचरित पुस्तक है इसकी रचना किया था बाणभट्ट ने। सही जवाब सी हो जाएगा, बाणभट्ट ने किया था। और ये पुस्तक में जो है वो वर्धन वंश को जानने की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? तो जो अशोक का अभिलेख है उसमें कुछ दक्षिणी राज्यों का हमें जानकारी मिलती है, उनका नाम मिलता है। जैसे हमें चोल का मिलता है, पांड्य का मिलता है, सतीय पुत्र का मिलता है, केरल पुत्र का मिलता है। इसके अलावा जो है वो श्रीलंका का मिलता है। और ये जो जानकारी मिलती है वो सेकेंड एंड जो 13वां अभिलेख है, दूसरा और 13वें अभिलेख में जानकारी मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, हमें सातवाहन की जो है जानकारी वो नहीं मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, सातवाहन की नहीं मिलती है। चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका की जानकारी मिलती है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये जो साधारण ब्रह्म समाज इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने किया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है इनका आचार्य केशव चंद्र से मतभेद होने के कारण आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री हैं, इन दोनों लोगों ने जो मिल करके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जो थे ये इसके सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था 1882 में, टाइम भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन में रिपन ना होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उस समय जो स्वशासन की इकाइयां थी वो 3 इकाइयां थी। एक तो तालुका बोर्ड था जो ग्रामीण क्षेत्र में होता था, फिर म्यूनिसिपल बोर्ड था और एक जिला बोर्ड था। 3 में ये जो बटा हुआ था उस समय स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि जो है सबसे बाद में की गई है? देखिए यहाँ पे जो पूना की संधि हुई है, पूना की संधि 1817 में हुई है और ये अंग्रेजों और पेशवा के बीच हस्ताक्षर किया गया था। और मंदसौर की जो संधि है, मंदसौर की संधि 1818 में की गई थी। मंदसौर की संधि जो है वो ब्रिटिश और होलकर के बीच था। यहाँ पे ब्रिटिशों के साथ जो थे वो होलकर के मध्य हुआ है। और जो देवगांव की संधि है वो 1803 में हुआ था। और देवगांव की जो संधि है वो ब्रिटिश और भोसले के बीच हुआ था। यहाँ पे जो है वो भोसले और अंग्रेजों के बीच होती है ये देवगांव की संधि। इस प्रकार जो सबसे बाद में हुआ है वो मंदसौर की संधि हुआ है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जो मराठा और अंग्रेजों के बीच जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उनके बीच जो है 1782 में जो है वो सालबाई की संधि होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, सालबाई की संधि पूछता है। तो जो सालबाई की संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हिटले आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो जो व्हिटले आयोग आया था 1929 में, इसका जो संबंध था वो श्रम से संबंध था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये जब व्हिटले आयोग आया था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो इरविन था। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ था ये। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में जो श्रम की वर्तमान स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स ये वहां का निचला सदन है, इसका जो चुनाव लड़ा था सर्वप्रथम वो लड़ा था WC बनर्जी ने। सही जवाब बी हो जाएगा, WC बनर्जी ने लड़ा था और ये चुनाव हार भी गए थे। ये चुनाव जो है वो हार गए थे। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने ब्रिटिश संसद का पहले भारतीय सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। ब्रिटिश संसद के ये पहले भारतीय सदस्य जो चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। और WC बनर्जी के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में तो उसकी जो प्रथम अध्यक्षता करते हैं वो WC बनर्जी ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया था?
तो गांधी जी ने बिहार में पहला स्कूल की स्थापना किया था, वो किया था बड़हरवा लखनसेन गांव। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, बड़हरवा लखनसेन गांव में। ये जो है चंपारण जिले में आता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये चंपारण जिले में आता है। यहाँ पे जो है 14 नवंबर 1917 को 14 नवंबर 1917 को गांधी जी ने जो है पहला स्कूल स्थापित किया था। और स्कूल के लिए शिव गुलाल लाल, जो स्कूल के लिए जो अपना घर दान में दिए थे वो थे शिव गुलाम लाल। इन्होंने जो है अपना घर दान में दे दिया था। और मुंबई से आए थे बबन गोखले और उनकी जो पत्नी थी अवंतिका बाई गोखले, ये इस स्कूल के प्रथम शिक्षक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन में न होने की वजह से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने ही पृथक राज्य की मान्यता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सच्चिदानंद सिन्हा, इनके साथ महेश नारायण ने एक पृथक बिहार की मांग में जो है वो पत्रिका का प्रकाशन किया था 1906 में। इसलिए जो पृथक आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था वो विलियम टेलर था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, विलियम टेलर था। और उसमें जो बिहार से 1857 में जिन्होंने बिहार से विद्रोह में नेतृत्व किया था विद्रोह में, वो थे जमींदार कुंवर सिंह। आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ पे खोला गया था? तो 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था और ये स्कूल खोला गया था पटना में। सही जवाब बी हो जाएगा, पटना। ये आधुनिक शिक्षा पे आधारित पहला पाश्चात्य स्कूल था जिसमें जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाती थी, शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दी जाती थी। अभी वर्तमान समय में जो है इसे पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था? जो द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और ये जो प्रणाली लागू की गई थी वो बिहार और बंगाल के एरिया में लागू की गई थी। और सर्वप्रथम जो लागू किया गया था ये 1765 में किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 1765 में। और जो क्लाइव था उसने जो है धीरज नारायण को बिहार का जो है प्रशासक नियुक्त किया था उस समय। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो धीरज नारायण थे, धीरज नारायण को बिहार का जो है प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो क्रिस्टल की संरचना जानने में प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरणों का किया जाता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, एक्स किरणें। एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जो जल में वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस जो है वो एक अपसारी लेंस है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस जो है वो एक अपसारी लेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो जब कोई भी बुलबुला सतह से उठ करके ऊपर की तरफ आता है तो वो बढ़ता जाता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो नियम है इसका नियम भी कहा जाता है, ये बॉयल का नियम है, या भी ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल के नियम में होता क्या है कि ये एक गैसीय नियम है जो ये बताता है कि गैस का दबाव और आयतन जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब जो है वो 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो जो अनुमान लगाया जाएगा वो कि बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। अश्रु गैस जिसको टीयर गैस कहते हैं में प्रयोग होता है। तो जो अश्रु गैस होती है उसमें जो प्रयोग होता है वो अमोनिया का प्रयोग होता है। सही जवाब बी हो जाएगा, अमोनिया।
ये जो गैस होती है ये मानव आँख में संपर्क में आने से ये जलन होने लगती है, जिससे आंसू निकलता है। तो जब भी कोई भीड़ दंगा होता है तो भीड़ को मतलब तितिर-बितिर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नली में सामान्य प्रयोग में होने वाली वस्तु है। जो प्रतिदीप्ति नली है, प्रतिदीप्ति नली मतलब इसको फ्लूरेसेंट लैंप बोलते हैं। जो फ्लूरेसेंट लैंप है इसमें प्रयोग होने वाली कौन सी वस्तु है? तो इसमें जो है वो पारा जो वाष्प के रूप में होती है और आर्गन, इसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? जो सबसे भारी धातु है वो यूरेनियम है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जलीय तनाव निर्भर करता है। जो जलीय तनाव है उसका जो निर्भर है वो करता है तापमान पर। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, तापमान का थर्मोडायनामिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया था? जो तापमान का थर्मोडायनामिक पैमाना है वो केल्विन के द्वारा दिया गया था। सही जवाब बी हो जाएगा, केल्विन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी। जो भी छाया है उसकी लंबाई सबसे लंबी कब होगी? तो ये प्रकाश का स्रोत और वस्तु जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तब जो है छाया की लंबाई सबसे अधिक होगी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन पाया जाता है? तो डीएपी जो है, डीएपी का पूरा नाम जो होता है वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है। ये जो है ये एक उर्वरक है, ये एक उर्वरक है। इसमें जो इनका परसेंटेज होता है वो 46% जो है वो P2O5 होता है तथा 18% जो है वो नाइट्रोजन होता है। सही जवाब इसका सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम जो है ये बहुत ही कठोर और तन्य पदार्थ है, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है इसका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है। आप ये भी रखिएगा, इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक जो है ये उच्च होने के कारण, इसका गलनांक हाई होने के कारण इसको जो है कठोर और तन्य कहा जाता है। जबकि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का प्रयोग फ्यूज वगैरह में किया जाता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये बहुत ही निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जब बच्चों में जो है प्रोटीन की अगर कमी होती है तो उसमें जो है उनको मरासमस रोग हो जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, मरासमस रोग। और देखिए जो अगर ये मरासमस रोग और इसके अलावा जो है वो क्वाशिक्योर रोग भी होता है। क्वाशियोकर रोग भी जो है ये बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की मांसपेशियां होती है बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है मरासमस रोग में। और क्वाशियोकर रोग में क्या होता है कि बच्चों के जो हाथ पांव में वो दुबले पतले हो जाते हैं और उनका जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, रेनिन होता है। रेनिन जो है वो एक हार्मोन और एंजाइम दोनों है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। रेनिन जो है ये आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा इसका स्रावण होता है। आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। और ये केवल शिशुओं में ही उत्पन्न होने वाला एंजाइम है जो दूध के जमने में मदद करता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, रेनिन जो होता है वो दूध के जमने में मदद करता है। रेनिन जो है वो किडनी द्वारा भी स्रावित होता है, जो एक हार्मोन है। इसलिए जो रेनिन है वो एक हार्मोन भी और एक एंजाइम भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो जो आयोडीन प्राप्त किया जाता है जिस शैवाल से वो है भूरा शैवाल। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। भूरे शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है और आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो केंद्रक झिल्ली से, एक तरफ तो वो केंद्रक झिल्ली से और दूसरी तरफ जो है वो कोशिका कला से जुड़ा हुआ होता है। इसके कुछ भागों पर क्या होता है, छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं।
और इसका जो मुख्य कार्य होता है आपको बता दिया है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी रोग होता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है, ना कि वर्णांधता होता है। वर्णांधता क्या है? ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये एक वंशानुगत रोग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको लाल और हरे रंग की पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। इसको इंग्लिश में डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा वर्णांधता को। और विटामिन के की कमी से विटामिन के से जो है वो रक्त का थक्का जाने में सहायक होता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है, तो जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका जो प्रारंभ होता है वो आमाशय से होता है, सही जवाब सी हो जाएगा। आमाशय से जो है वो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि जठर रस से जो स्रावित होता है पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वही जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और जो अग्नाशयी एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा इसका पुनः जो है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। और छोटी आंत में एरेप्सिन एंजाइम भी जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का उदाहरण है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये इसका जो उदाहरण है वो है पीनियल ग्रंथि, सही जवाब बी हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। बाकी जो ये सेबेसियस ग्रंथि और लाल ग्रंथि दिया है ये दोनों जो है वो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। तो जो पीनियल ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि है, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है, ये मस्तिष्क की ग्रंथि है। और यहीं पे जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन का ये उत्पादन करती है पिनियन ग्रंथि। और जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये जो व्यक्ति का सोना और जागना होता है वो उसी के वजह से होता है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है? तो देखिए जो पंचायतों की व्यवस्था की गई है वो हमारा किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, जो भाग 4 में है, और ये है आर्टिकल 40, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण मिलता है ये 243 डी के तहत मिलता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 243 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। बी आर अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। इनके अलावा जो है उस समिति में टोटल 6 सदस्य थे, सही जवाब बी हो जाएगा, 6 सदस्य थे। एक तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड थे के एम मुंशी, फोर्थ थे मोहम्मद सादुल्ला, फिफ्थ थे बी एल मित्र। और जब बी एल मित्र का त्यागपत्र देते हैं तो उनकी जगह पे माधव राव को बनाया जाता है। और सिक्स्थ थे डीपी खेतान, और जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे वो टीटी कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो है बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और देखिए ये जो 1935 का जो अधिनियम था इसके द्वारा जो है राज्यों में केंद्र द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो राज्यों में द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में जो है वो द्वैध शासन लागू हो जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 में जो है एक संघीय न्यायालय का भी गठन किया जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, जो एक संघीय न्यायालय का गठन किया जाता है वो 1937 में किया जाता है 1935 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वित्त विधेयक पूछ रहा है ना कि धन विधेयक। देखिए धन विधेयक के मामले में क्या है
कि धन विधेयक की जो स्पेशल पावर होती है वो लोकसभा को ही है, लोकसभा में ही धन विधेयक आता है और लोकसभा उसको राज्यसभा में भेजती है। तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 डेज तक ही अपने पास रोक सकती है, और अगर वो राज्यसभा चाहती है तो कुछ उसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन लोकसभा जो है उस संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन में जो है धन विधेयक ना पूछ के वित्त विधेयक पूछा है, तो वित्त विधेयक जो होता है एक साधारण विधेयक की तरीके से ही होता है। तो इसमें जो है राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही, सॉरी कहाँ चला गया, तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही मतलब अधिकार होता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दी गई है। देखिए गुजरात में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो टोटल 11 हैं, और कर्नाटक में जो है वो 12 हैं, बिहार में जो है वो 16 हैं, और उड़ीसा में जो है वो 10 हैं। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 सीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा पद की शपथ नहीं लेता है? निम्नलिखित तो कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर, ये लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद की जो है शपथ नहीं लेता है, क्योंकि स्पीकर जो है ऑलरेडी वो सांसद सदस्य के रूप में वो जो है अपना शपथ ले चुका होता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो इसको जो सीजीआई होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और जो राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है का चीफ जज दिलाता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है? तो जो वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है, जो भी 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको मताधिकार का अधिकार है। तो ये जो वर्णन किया गया है वो संविधान में किया गया है आर्टिकल 226 के तहत। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से, सॉरी, आर्टिकल 326 के तहत, 326 के तहत, ध्यान रखिएगा मैंने गलत बोल दिया, आर्टिकल 326 के तहत जो है इनको वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो आर्टिकल 324 है, 324 में जो है वो चुनाव आयोग की बात किया गया है। जो चुनाव आयोग है इसकी बात आर्टिकल 324 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का एक विषय था उसको संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। जो शिक्षा था वो पहले राज्य सूची में आता था, अब ये संवर्ती सूची में आ गया है, अर्थात इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। तो ये जो स्थानांतरण हुआ है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इसके द्वारा क्या था, शिक्षा के साथ साथ वन हो गया, वन और माप तौल हो गया, वजन माप तौल हो गया, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण हो गया, न्याय का प्रशासन हो गया, इन सभी विषयों को जो है वो संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत किया है? तो जो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल का प्रारंभ किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें हुआ ये था कि उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे और जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसके तहत क्या होता है कि एक तो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल का प्रारंभ होता है, इसके अलावा जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, जो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। द्वैध शासन में क्या होता है कि एक आरक्षित विषय होते हैं और एक हस्तांतरित विषय होते हैं। तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जो लेखा समिति है वो अपनी जो रिपोर्ट देती है वो देती है लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो भी स्पीकर होता है वो स्पीकर को देती है। तो ऑप्शन में न होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होता है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो शामिल किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो अनुच्छेद 344 के तहत जो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना किया गया था वो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, बीजी खेर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 72, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? तो जो संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कि संसद सदस्य अयोग्य हैं, उनके जो विवाद होते हैं उनका जो फैसला करता है वो करता है चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, चुनाव आयोग के परामर्श से जो है वो राष्ट्रपति करता है। और इनकी अयोग्यता का जो अनुच्छेद है वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो अनुच्छेद है 103। 103 के तहत ही जो है वो संसद सदस्यों के तहत जो है ये बताया गया है कि जो भी अयोग्यता से संबंधित विवाद होगा उस पर अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रपति लेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति जो होगा वो चुनाव आयोग की परामर्श से ही निर्णय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73, संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। जो संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जाता है वो लोकसभा राज्यसभा तीनों में ही कहीं से ही प्रारंभ हो सकता है। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। और ये देखिए जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद भी याद रखिएगा। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने साउथ अफ्रीका के जो है संविधान से ग्रहण किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो जो विधान परिषद होता है उसमें न्यूनतम संख्या जो है वो 40 होगी। सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में जो है 7 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है और इसको जो है वो राज्यों का उच्च सदन भी कहा जाता है विधान परिषद को। विधान परिषद का जो अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद है 169, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। सही जवाब बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका जो संविधान में वर्णन है वो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसके बराबर होता है? तो जीएनपी जो होता है वो एनएनपी और मूल्यह्रास के बराबर होता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अगर हम जीएनपी जो भी जीएनपी होता है उसमें अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तब जाकर के हमको जो है एनएनपी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77, राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? तो जो राजकोषीय नीति होती है इसमें जो है करारोपण टैक्सेशन भी शामिल होता है, पब्लिक बारोइंग भी शामिल होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षी अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? देखिए सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंकों को अपने जो भी कुल जमा होता है उस जमा का कुछ परसेंटेज जो आरबीआई निर्धारित करता है वो आरबीआई के पास उनको जमा कराना पड़ता है। तो जब वो सीआरआर जो है वो बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी तो उनको ज्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसा वो जमा कराएंगे तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, इसलिए वो कम लोन दे पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास जो है उधार देने के लिए कम धन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? तो देखिए जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था है इस पे जो अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है वो है मुद्रा आपूर्ति में जो है वो वृद्धि हो जाएगी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जो घाटे की वित्तीय की व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, नई करेंसीज जो होती हैं उनको हम छापना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80, किस समिति में पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की बात जो है वो की गई थी कि सेवाओं पे भी जो कर लगाया जाएगा? देखिए जो कर लगाने की बात किया था वो चेलैया समिति ने किया था, और ऑप्शन में ना होने की वजह से सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो चेलैया समिति है वही कर संबंधी सुधार की बात करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करता है? तो जो आरबीआई है वो सीपीआई संयुक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो संयुक्त है इसी के आधार पे जो है वो अपनी जो मौद्रिक नीति होती है उसकी रूपरेखा तैयार करता है। इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर की जो रिपोर्ट आती है वो आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो प्रारंभ है वो 1990 से इसको जारी किया जा रहा है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में नहीं होने की वजह से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो यूएनडीपी है इसका जो हेड क्वार्टर है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये क्या करता है कि जो भी विकासशील देश हैं उनको विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है, जिसमें क्या होता है जो सबसे कम विकसित देश होता है उनकी सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1970 में किया गया था, सही जवाब बी हो जाएगा 1970 में। देखिए ये जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। जो दुग्ध क्रांति के जनक है भारत में वो वर्गीज कुरियन है, वो भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको भारत में दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जो जीविका दीदी, इसका संबंध किससे है? तो जो जीविका का संबंध है इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन से है। इसमें क्या होगा कि इस परियोजना में जो है वो जो गरीबी उन्मूलन तथा जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए जो है वो 2007 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से इसको प्रारंभ किया गया। अब ये भी ध्यान रखिए जो जीविका पहल है ये 2007 में ही प्रारंभ हुआ है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो गोपालगंज है, सही जवाब बी हो जाएगा, गोपालगंज में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला है वो। देखिए जो बिहार में थोड़ा जनसंख्या घनत्व भी जान लेते हैं, तो जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है भारत में सर्वाधिक है, वो टोटल 106 जो पर्सन पर किलोमीटर है वो इसका जनघनत्व है। और जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो शिवहर है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो शिवहर है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। और जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कैमूर है। और बिहार में जो लिंगानुपात है टोटल वो 918 है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो लिंगानुपात है वो 918 है 1000 पे बिहार में। और जो बच्चों का लिंगानुपात है वो 935 है 1000 पे। और जो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में जो बिहार का जो नंबर आता है वो आता है 24वां, अर्थात जो लिंगानुपात में बिहार का नंबर जो है वो 24वें नंबर पे है। और जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो गोपालगंज जिले में है और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो मुंगेर जिले में, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम है वो मुंगेर में है। 86 नंबर क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है? तो जो 90 ईस्ट रीज अवस्थित है ये हिंद महासागर में अवस्थित है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? देखिए जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी ट्रिक है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और आई से हो गया यहाँ पे ईरान और के से कजाकिस्तान। तो कौन सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए ईरान सीमा बनाता है, ना कि इराक, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरी भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो जो रेखा है वो आइसोहेलाइन रेखा है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, आइसोहेलाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील कौन नहीं है? कि जो पेरियार झील है, पेरियार झील जो है वो एक लैगून झील नहीं है, ये एक कृत्रिम झील है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक कृत्रिम झील है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये जो और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है और जो अष्टमुडी झील है ये केरल में है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। तो लिंगानुपात के क्रम में पूछा है तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा केरल में है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम पूछ रहा है, तो जो पूर्व से पश्चिम का क्रम है वो है ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। तो जो साक्षरता दर है उसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई वो 7 वर्ष से ऊपर। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 7 वर्ष से ऊपर। देखिए साक्षर किसे माना जाएगा? साक्षर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, उसके साथ साथ उसको पढ़ सकता है और लिख सकता है। जो व्यक्ति अगर पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता है तो साक्षर नहीं माना जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। इस समय जो वर्तमान में भारत की साक्षरता है वो 73% है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग दिए हैं, वो कहां से कहां तक जाते हैं? देखिए जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो प्रयागराज से हल्दिया जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और नेशनल वाटरवे सेकंड है वो सादिया से धुबरी जाता है, ये भी सही सुमेलित है। और जो नेशनल वाटरवे 3 है वो कोट्टापुरम से कोल्लाम जाता है, ये भी सही है। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो सभी हैं वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए कर्नाटक राज्य में क्या है कि बाबा बुदन की पहाड़ी, इसके साथ साथ ब्रह्मगिरी की भी पहाड़ियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सी नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए जो लोहित और सुबनसिरी नदी है ये दोनों जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 2 और 3। जबकि जो बराक नदी है, बराक नदी जो है वो मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम और असम राज्यों में बहती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों का सही क्रम बताना है। तो सबसे जो पूर्व में है वो कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा सबसे पश्चिम है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तभी प्रधानमंत्री ने देश में जो है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है और वो है तुमकुरू, कर्नाटक में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 जीता है? तो अभी जो डेविस कप 2022 का खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कनाडा ने जीता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये जो शिव प्रताप शुक्ला हैं ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये राज्यपाल हैं। और बिस्वा भूषण हरिचंदन ये जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बिहार की स्वाति सिंह है जिनको एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जो संबंध है ये साइक्लिस्ट है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? जो सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है वो रूस ने किया है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अभी क्या हुआ है कि अंतरिक्ष में कुछ यात्री जो है वो फंस गए थे और उनको वापस बुलाने के लिए जो है ये रूस ने अपना एक यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए पहला है कि भारत का लिंगानुपात 2011 में जो 943 था उससे बढ़ के 2036 में 952 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है जन्म के समय लिंगानुपात जो 17-19 में 904 था उससे बढ़ करके 18-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। और थर्ड इसका स्टेटमेंट है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ करके 2020 में अब 22.7 वर्ष हो गई है। ये तीनों ही कथन जो है वो सही है, इस प्रकार से जब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? तो जो पहली महिला लोको पायलट है ये सुरेखा यादव है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सुरेखा
यादव। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है? तो जो भारोस को विकसित किया है वो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। और ये जो भारोस है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, और ये स्वदेशी तौर पे विकसित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है वो हरि बाल कृष्णन को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? ये अभी इसका जो आयोजन किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है, और ये रेस जो जीता है वो जीन एरिक वर्गेन ने जीता है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। जो जीन एरिक वर्गेन है वो फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा एवं एससीओ का पहला B2B सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का ये पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो है, इसका जो आयोजन हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी ये असम की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये असम की राजधानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया है? तो जो साइक्लोन फर्स्ट है ये युद्ध अभ्यास जो हुआ भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, भारत और मिस्र। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक थल सेना अभ्यास था, ये थल सेना का जो है अभ्यास था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया गया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, ये राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में कथनों में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया गया है, बिल्कुल सही है, इसका जो अभी आयोजन किया गया वो महाराष्ट्र में किया गया है प्रथम महिला प्रीमियर लीग का। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उप विजेता टीम जो रही वो दिल्ली कैपिटल्स रही है, तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जो है वो मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। इस प्रकार इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? देखिए नमस्ते योजना के तहत क्या होगा कि जो भी सीवेज है या सेप्टिक टैंक है उसकी सफाई जो है वो इंसान ना करके अब एक मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो प्रारंभ किया गया है वो किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालय, दोनों ने किया है। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है? देखिए अभी उड़ीसा राज्य में क्या है कि एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है और इसका जो नामकरण किया गया है वो बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया है, तो सही जवाब सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। और ये जो बन रहा है ये राउरकेला में है, उड़ीसा के राउरकेला में, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन हुआ है इस स्टेडियम का वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इस प्लांट को लगाएगी, ये कार्बन फाइबर प्लांट है और ये लगाया जाएगा गुजरात में, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, गुजरात के हजीरा में, ये भी ध्यान रखिएगा, गुजरात के हजीरा में जो है ये प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में कथन बताना कौन सा गलत है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होता है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो नॉर्वे को हुआ है और भारत को इसमें 166वां स्थान प्राप्त हुआ। ये गलत है, भारत को 166वां नहीं, भारत को बल्कि 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत को 161वां स्थान मिला है। और थर्ड है कि वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पे था, तो ये भी सही है। इस प्रकार जो सेकंड बी है वो गलत है, तो सही जवाब बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो असत्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो जापान में किया गया है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जापान।
देखिए जो G7 है इसमें टोटल 7 कंट्री हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये 7 कंट्री कौन है, तो इसमें जापान है और यूएई है, यूके है, कनाडा है, जर्मनी है और फ्रांस तथा इटली है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 115। जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो देखिए अभी जर्मनी में आयोजन किया गया है अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का। यहाँ पे जो 500 कंप्यूटरों के बीच में जो भारत का जो एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है, जिसने अपना स्थान बनाया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, एरावत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो नियुक्तियां हुई हैं, बताना है किसकी। जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान में, पहला है जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वो मनोज सोनी है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो अंगुशमाली रस्तोगी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा जी हैं, ये ध्यान रखना आप। जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो अजय बंगा जी हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो रवनीत कौर नहीं है, बल्कि ये आर दिनेश हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ये आर दिनेश हैं। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित है वो केवल ए सुमेलित है, जो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। सही जवाब सी हो जाएगा। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये बुल्गारिया के लेखक हैं जिनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी जान लीजिए, इनका जो उपन्यास है वो है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? देखिए जो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है ये असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है, तो सही जवाब सी हो जाएगा। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और ये इसका जो उद्देश्य है वो जो हमारा विरासत पशु है हाथी, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना जो प्रारंभ किया गया है ये केरल राज्य के द्वारा किया गया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। केरल सरकार जो है वो अपनी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पे जो है इसका प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है? तो जो फीफा महिला कप 2023 होगा इसका आयोजन जो किया जाएगा वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ये दोनों मिल करके करेंगे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों मिल करके इसका करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो जो भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया है वो अंडमान निकोबार को किया गया है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का जो सेकंड डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है वो पूर्णिया जिले में किया जा रहा है। सही जवाब डी हो जाएगा, पूर्णिया जिला। पहला जो किया गया है वो पटना में किया गया है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वाला किया गया है वो पटना में किया गया है और सेकंड जो हो रहा है वो पूर्णिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है? तो जो बिहार का पहला जो वानिकी कॉलेज है और ये देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मुंगेर जिले में किया गया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मुंगेर जिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए जो अभी पद्मश्री सम्मान दिया गया है और बिहार में कितने लोगों को दिया गया है और किसको नहीं दिया गया है, तो पूरा जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए अभी क्या है कि टोटल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने टोटल 106 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इसमें जो है 6 जो है वो पद्म विभूषण है और 9 जो है वो पद्म भूषण है और 91 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो बिहार के 3 लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, जो बिहार है बिहार के 3 लोगों को जो है
पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो 3 लोग कौन हैं? तो पहले तो है कि जो आनंद कुमार हैं, ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं। सेकेंड जो है वो सुभद्रा देवी हैं, ये मधुबनी जिले की रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखना, ये मधुबनी जिले की रहने वाली हैं सुभद्रा देवी। और थर्ड है वो नालंदा के कपिल देव प्रसाद हैं, ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। इन तीनों लोगों को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है बिहार के। तो किसको नहीं दिया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यही 3 लोग हैं जिनको दिया गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है? कि जो थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है ये 15 से 16 अप्रैल 2023 में किया गया है, और इसका जो आयोजन करता है वो पर्यटन विभाग और इसके साथ कला एवं संस्कृति विभाग दोनों ने मिल करके किया है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो गोपालगंज जिले में किया गया है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, गोपालगंज जिला। इसका देखिए उद्देश्य क्या है इस महोत्सव का, कि जो दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और जो पर्यटक है उनको आकर्षित करना इस थावे महोत्सव का उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे जो है बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। तो जो चुनाव आयोग ने अभी चुनाव को बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो स्टेट आइकन बनाया है वो मोनिका दास को बनाया है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मोनिका दास। नेक्स्ट हम देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो रोहतास जिले में होता है, सही जवाब सी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था। तो जो किसान क्रेडिट योजना है उसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1998-99 में किया गया था, सही जवाब सी हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी किसान हैं वो उनको कर्ज आसानी से मिल जाता है, और ये जो कर्ज देता है वो अनुसूचित वाणिज्यिक जो भी बैंक हैं, जो भी उनके द्वारा, या जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या राजकीय जो सहकारी बैंक है, या केंद्रीय सहकारी बैंक है, या प्राथमिक सहकारी जो समितियां हैं जिनको पैक्स कहते हैं, तो ये सभी जो है इस कार्ड के तहत उन सभी जगहों से लोन ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 23-24 के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए राशि आवंटित की गई है वो 5000 करोड़ रुपए की गई है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार 21-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था। तो जो प्रभावी राजस्व घाटा था वो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% था, सही जवाब ए हो जाएगा, 3.3%। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो देखिए जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, आप ध्यान रखिएगा, वो राज्यपाल में निहित होती है, और ये अनुच्छेद है 154। अनुच्छेद 154 के तहत ये कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। तो ऑप्शन में न होने की वजह से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गोगाबिल झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो जो गोगाबिल झील है वो कटिहार जिले में है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो देखिए जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो काल बैसाखी भी है, हिमालय की उपस्थिति भी है, बंगाल खाड़ी से निकटता भी है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस 16वां सत्र 1921 में निम्नलिखित में से कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जो 1921 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो 16वां सत्र उसका आयोजन किया गया था वो किया गया था हजारीबाग में, सही जवाब सी हो जाएगा, हजारीबाग में। ये इसकी जो स्थापना हुई थी, भी ध्यान लीजिए, इसकी स्थापना 1906 में हुआ था, और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो पटना में हुआ था, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसका प्रथम सम्मेलन है वो जो पटना में हुआ था इसका प्रथम सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो जो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला पाल शासक था वो देवपाल था, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, देवपाल। देवपाल जो था वो ही अपनी राजधानी जो है वो मुंगेर लेकर के आता है। और क्या कहते हैं, जो धर्मपाल था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आप ये भी जानिएगा, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और इसके समय जो बौद्ध कवि थे वसदत्त देवपाल, ये इस समय इनके जो है दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुर्तगाली बिहार से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? तो जो पुर्तगाली थे वो बिहार से
सूती वस्त्र को ले जाते थे व्यापार करने के लिए, तो सही जवाब बी हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय है वो पटना में है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है वो सोमेश्वर पहाड़ी पर है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी पर है। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो जो नेपाल से सीमा रेखा लगता है, जो नेपाल से बिहार की जो सीमा लगती है, जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो पश्चिमी चंपारण से लगती है, सही जवाब डी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो द बिहार हेराल्ड नामक जो पत्रिका, इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था, सही जवाब इसका सी हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। ये जो समाचार पत्र था बिहार का, ये पहला अंग्रेजी अखबार था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो था ये पहला अंग्रेजी अखबार था और इसका जो प्रकाशन होता है वो 1875 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 141। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू होंगे, तो 5 के प्रथम 8 गुर्जों का योगफल कितना होगा? तो जो होगा ये सी 180 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की कितनी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है? तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो दर बताना यहाँ पे, तो जो दर होगा वो 2% होगा, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 143, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ये जो है वो संख्या है 728, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, नदी की धारा की गति जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर प्रति घंटे, एक नाव जो है वो 36 किलोमीटर चलती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में जो है नाव की गति कितनी है? तो वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही जवाब बी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, log a mn को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर को 12 बजे चलना शुरू करती है और 4:20 पर घंटे की जो सुई है वो घूम जाएगी, तो ये 130 डिग्री घूमेगी, सही जवाब बी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि x + y = 10 और xy = 4 तो x पे 4 + y पे 4 का मान क्या होगा? तो जो इसका मान होगा वो 8432 होगा, सही जवाब बी हो गया। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉक्स में सोने या चांदी के कुछ सिक्के और अंगूठियां हैं, 60% वस्तुएं जो हैं वो सिक्के हैं और 40% जो है अंगूठियां सोने की हैं, 30% सिक्के जो है चांदी के हैं, तो सोने की वस्तुओं का प्रतिशत कितना है? तो ये टोटल 58% है, सही जवाब बी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे में पूर्ण कर सकती है, यदि इतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो ट्रेन की गति को कितना बढ़ाना होगा या क्या होगा? तो वो बढ़ाना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही जवाब बी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस टेस्ट का, तो किसी आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का जो अनुपात है 3:2 था, 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो जो टोटल स्त्रियां थी वो 24 थी, सही जवाब इसका ए हुआ। इसी के साथ हमारा ये जो टेस्ट पेपर नंबर 6 था ये कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।